सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों के 5 समुदाय अनु, त्रिशु, भरत, द्रहु और यदि निवास करते थे, जिनमें से प्रथम भरत ने देश के बड़े भाग पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पारसी लोग सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, अतः उन्होंने सिंधु देश को हिंदू कहा। तो बच्चों, पारसी लोगों ने क्या कहा भारत को? भारत नहीं, उस टाइम सिंधु देश कहा जाता था, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा था। इसके बाद यूनान लोग सिंधु को इंडस कहते थे। इस देश को उन्होंने इंडिया कहा, जो भारत का अंग्रेजी रूपांतर है। हमारे संविधान तथा विदेशों में भी भारत के लिए इंडिया ही प्रचलित है। वैदिक युग में भारत को 5 प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें एक है प्राच्य, जिसमें राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत है। दूसरा है उदीच्य, जिसमें अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान है। मध्य देश, जिसमें पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। प्राच्य, जिसमें बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा है। पाँचवा, जिसमें दक्षिणापथ, जिसमें दक्षिण भारत और म्यांमार को तब ब्रह्म देश कहा जाता था। इसके बाद आता है भारतीय इतिहास में मध्य युग की काल अवधि। इस काल अवधि को 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम काल है प्राचीन या प्रारंभिक काल, जिसकी शुरुआत हुई है 8वीं ईस्वी सदी से। द्वितीय काल, जिसे मध्यकाल भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई है 8वीं से 18वीं ईस्वी के बीच में। और तृतीय काल, जिसे आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं, इसका समय शुरू होता है 19वीं से 21वीं सदी के बीच में। अब इस ग्रंथों में हिंदू और इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। इस युग में हमारे भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। इस अवधि में हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृतियों की विशिष्ट तत्वों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ। नवीन धर्मों दीन-ए-इलाही तथा सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं आदि इसी काल में विकसित हुए। अनेक देशों ने भारत की आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उसके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार संबंध स्थापित किए। मध्य युग में समाज में स्त्रियों के स्थान तथा स्तर में गिरावट आई। अब इसके बाद आता है इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है साहित्यिक स्रोत। पहला वर्ग क्या आता है? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? पहला पॉइंट आता है विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों का विवरण। विदेशी यात्री इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने उस समय के भारत के इतिहास, भूगोल, दर्शन, खगोल विज्ञान आदि के विविध विवरण लिखे। उसके बाद आता है जीवन कथाएं या संस्मरण। अनेक विद्वानों, लेखकों, विभिन्न शासकों के जीवन लिखे गए। जैसे कलहड़ ने 12वीं शताब्दी में राजतरंगड़ी लिखा, जो कि जम्मू कश्मीर के शासकों का इतिहास है। उसके बाद कुमार पाल चरित, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा अकबर की जीवन कथा है, जो अकबर के जीवन तथा शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके बाद आता है आत्मकथाएं। आत्मकथाओं में बाबर तथा जहांगीर के संस्मरण आत्मकथा के रूप में लिखे गए हैं। उसके बाद आता है साहित्य के लिटरेचर में या साहित्य में बाण भट्ट का हर्षचरित, दंडी का दशकुमार चरित, कलहड़ की राजतरंगिणी, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो महान साहित्य रचनाएं होने के साथ साथ साहित्यिक कृतियां भी हैं। उसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है शिलालेख। शिलालेख
से हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। शिलालेख ताम्र पत्रों पर लिखे जाते हैं तथा पत्थर और शिलाओं पर लिखे जाते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेख विधा कहा जाता है। ये शिलालेख महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी तिथियों, शासकों के गुणों तथा उपलब्धियों, कला तथा प्रशासन के विषय में विशेष सूचनाएं प्रदान करती हैं। बाद आता है सिक्के। सिक्के देश भर में प्रचुरता पूर्वक मिले हैं। सिक्के में भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा विज्ञान कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा विज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमको स्मारक, मंदिर, किले एवं महल मिले हैं जो कि मध्य युग में शासकों के आर्थिक और उस समय के बारे में अध्ययन कराते हैं, जिनमें प्रमुख स्मारकों में चित्तौड़ का विजय स्तंभ, दिल्ली के निकट महरौली में कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का लाल किला आदि प्रसिद्ध हैं। किलों में लाल किला, तुगलकाबाद पुराना किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ किला आदि महलों में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि के महल उल्लेखनीय हैं जो मध्य युग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो बच्चों जो इतिहास पढ़ें, स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ा? साहित्यिक स्रोत पढ़ा और पुरातात्विक स्रोत पढ़ा। साहित्यिक स्रोत में विदेशी यात्रियों और उनके इतिहासकारों का विवरण था, उनकी जीवन कथाएँ थी। आत्मकथा तथा साहित्य से हमें उनके साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत प्राप्त होते हैं। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमको शिलालेख, सिक्के और स्मारक, मंदिर आदि मिलते हैं। इस तरह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज